चुनावी दौरों में सभाओं की बात तो हो, पीएम मोदी का नाम सामने आता है। उनके मुकाबले कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आता। पिछले 4 महीनों में वो मणिपुर और गोवा के अलावा देश के सभी राज्यों को नाप चुके हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले नरेंद्र मोदी हर राज्य में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन कर चुके हैं। ताबड़तोड़ दौरों के बाद भी उनका चुनावी अभियान थमा नहीं है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक मोदी कई राज्यों के दौरे पर जाने वाले हैं। 2024 के चुनाव में लगभग 90 जनसभा कर सकते हैं। पीएम मोदी का फोकस हिंदी भाषी राज्य ही नहीं, दक्षिण भारत पर भी है। दक्षिण भारत की 129 लोकसभा सीटों में 62 से 65 सीटें जीतने का लक्ष्य है। पिछले 2 से 3 महीने में 27 दिन दक्षिण भारत में कई कार्यक्रम हुए। 2024 में दक्षिण भारत के राज्यों में 30 से 35 चुनावी सभा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी का जो पूरा फोकस है वो लोकसभा चुनाव में नया रिकॉर्ड बनाने का है। पार्टी का टारगेट एनडीए गठबंधन को 400 पार पहुंचाने पर है। खुद पीएम मोदी ने ये टारगेट सेट किया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद ही मोर्चा संभाले रखा है। अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आज यानी कि शनिवार की रैली को ही देख ले तो सुबह सहारनपुर यूपी में सभा की, दोपहर में राजस्थान के पुष्कर पहुंचे, वहां पर उन्होंने सभा की। शाम में गाजियाबाद में उनका एक रोड शो होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह लगभग 11:30 बजे एक जनसभा को संबोधित करने के लिए यूपी के सहारनपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी मौजूद रहे। जो दूसरा कार्यक्रम है वो राजस्थान में था। अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में पुष्कर मेला मैदान में उन्होंने एक रैली की। वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तीसरा जो कार्यक्रम है वो अब से थोड़ी देर बाद रोड शो के तौर पर सामने आने वाला है। ये गाजियाबाद में होगा। 2014 में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 27 सीटों में से 24 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन साल 2019 में जब बीएसपी, एसपी और आरएलडी ने हाथ मिलाया तो बीजेपी की सीटें घट गई। बीजेपी इस बार आरएलडी को अपने साथ कर चुकी है, लिहाजा वो पुरानी भरपाई होने की उम्मीद कर रही है। प्रदेश के कुल 14 जिले इस पूरे बेल्ट में आते हैं जिनको पश्चिमी यूपी कहा जाता है। इनमें लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी को यहां पर बम्पर सफलता मिली। 27 में से 24 सीटें बीजेपी को उस वक्त मिली थी। इसके बाद जब 2019 में चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी में अलायंस था, गठबंधन था। जाट वोटर्स बीजेपी से नाराज था। 2019 में बीजेपी की सीट घटकर 19 रह गई। यानी 2014 के बाद 2019 में बीजेपी को कई सीटों का नुकसान हुआ। यूपी की राजनीति ठाकुर, ब्राह्मण, सैनी, प्रजापति, कश्यप, सेन जैसी जातियां बीजेपी का कोर वोटर मानी जाती हैं। लेकिन पश्चिमी यूपी की जब बात होती है तो जाट जिसके साथ जाता है जीत उसी की होती है। पश्चिमी यूपी में आरएलडी को जाटों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन बीजेपी की भी अच्छी पैठ इस समाज पे है। इस बार आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि यहाँ का जो जाट समाज है वो पूरी तरह से अब उसके साथ है। यहाँ के जातीय समीकरण को हम थोड़ा आपको समझा देते हैं। अगर हम जातीय समीकरण देखें तो मुसलमानों की आबादी 32% है, यानी कि 32%। अपने आप में ये बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम आबादी 32%, तो वहीं दलित वोटर्स की हिस्सेदारी 25% है। जाट वोटर्स 17% है। राजपूत मतदाता 8% है। अगर ये वोटर्स एक मुश्त किसी भी पार्टी के साथ जाएं तो खेल बदल जाएगा। पीएम मोदी ने सहारनपुर में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा। पीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। आज सपा की स्थिति ये है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पा रहे। और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को
कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया। यानी इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है। उन्होंने कहा कि योगी जी कानून व्यवस्था में रत्ती भर छूट नहीं देने वाले। पीएम के साथ 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान मंच पर मौजूद थे। इनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी शामिल थे। पीएम मोदी ने भले ही यहां जनसभा की, लेकिन इसका असर अगल बगल की कई सीटों पर पड़ना तय है, खासतौर पर सहारनपुर के अलावा कैराना और मुजफ्फरनगर, क्योंकि ये जो तमाम सीटें हैं वो आसपास की लगती हुई सीटें हैं। सहारनपुर के बाद सबसे पहले यहां बीजेपी ने राघव लखनपाल शर्मा को अपना कैंडिडेट बनाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्योंकि अलायंस में है तो इमरान मसूद को संयुक्त तौर पर उतारा गया है। बीएसपी से माजिद अली इस वक्त चुनावी मैदान में है। मुस्लिम वोट बैंक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुस्लिम वोट का बिखराव बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इसी तरीके से कैराना सीट की बात करें तो वहां का क्या समीकरण है वो भी समझिए। हसन परिवार से इकरा हसन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने गुर्जर समाज के प्रदीप चौधरी को दोबारा से यहां पर मौका दिया। बीएसपी से शिवपाल राणा बीजेपी के ठाकुर वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। मुजफ्फरनगर का जिक्र अगर हम करें तो बीजेपी ने 2 बार से सांसद संजीव बाल्यान को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी की जाट और ओबीसी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है। बीएसपी ने दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी की दारा सिंह के जरिए बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है। यहाँ पर प्रजापति समाज की संख्या काफी ज्यादा है। दलित प्रजापति वोट बैंक के समीकरण के साथ बीएसपी वहां से चुनावी मैदान में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करें तो हरेंद्र मलिक को चुनावी मैदान में उतारा गया है और ऐसे ही तमाम दलों की तैयारियां हैं। लेकिन अब इस पूरे एरिया की हम बात करें, इस पूरे बेल्ट की बात करें, पश्चिमी यूपी का सियासी गणित क्या है वो भी समझना जरूरी है। इस पर हम आगे बात करेंगे। आपको लोकसभा की कुल सीटों के बारे में बता देते हैं जो पश्चिमी यूपी से आती हैं, यानी कि 27 सीटें। 2019 में बीजेपी को यहां से मिली 19 सीटें। 4 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, 4 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के पास गई थी। आरएलडी एक भी सीट यहां से जीत नहीं पाई। जयंत चौधरी को जाट समाज का साथ नहीं मिला था। 2019 में आरएलडी ने सपा बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 3 सीट पर आरएलडी दूसरे स्थान पर थी और इस बार वो बीजेपी के साथ है, यानी कि एनडीए का हिस्सा है। पीएम मोदी ने यहां कहा कि विपक्ष में कोई भी जीत का दावा नहीं कर रहा, विपक्ष जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। पीएम मोदी ने अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई, लेकिन उनके दावे के पीछे की कहानी को हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। आरएलडी का वोटर चार्ट है, जैसा कि जयंत की पार्टी दावा करती है या उसके चुनावी प्रदर्शन रहे हों। अगर पिछले 2 चुनावों की हम बात करें तो 2014 में पार्टी को मिलने वाला वोट शेयर था 28%, 28%। लेकिन 2019 में जब उसने सपा और बसपा से गठबंधन किया तो उसका ये शेयर घटकर सिर्फ 3% रह गया। इसी तरह समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट शेयर भी पिछले 2 चुनावों में घटा, जिस पर वो अपना एकाधिकार समझती है। 2014 में सपा को वोट करने वाले मुस्लिम मतदाता जहां पर 63% थे, 2019 में यह आंकड़ा घटा और 43% पर आ गया। बीएसपी का दलित वोट शेयर भी साल दर साल गिरा है। 2014 में पार्टी को 73%, 73% दलित वोटर्स का साथ मिला। 2019 में घटकर 48% आ गया। बीएसपी का मुस्लिम वोट शेयर भी कम हुआ। 2014 में ये 24% था और उसके बाद 2019 में 16% रह गया। दूसरी तरफ बीजेपी का जाट वोट शेयर साल दर साल बढ़ा। 2014 में उसे मिले कुल वोट में 64% हिस्सेदारी जाट समाज की थी। 2019 में यह बढ़कर 91% आ गई, यानी कि इसमें इजाफा हुआ। बीजेपी का दलित वोट शेयर भी बढ़ा। 2014 में ये 22% था, 2019 में ये 26% हो गया।
इसी तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में इजाफा हुआ है। लेकिन अब 2024 में कैसे अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी की जीते, ये कोशिश है और इसी को लेकर के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरते हुए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी ने अपनी सहारनपुर की सभा खत्म की और सीधे वो रवाना हो गए अजमेर के पुष्कर। राजस्थान के इस रण में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, क्योंकि इसी राजस्थान में कांग्रेस की भी बड़ी जनसभा थी जयपुर में, जिसका जवाब पीएम मोदी ने अजमेर में दिया। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हुई कांग्रेस की सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी की टॉप लीडरशिप ने फिर से चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च किया। दूसरी तस्वीर जो आप इस वक्त मेरे बगल में देख रहे हैं, पीएम मोदी जब अजमेर के पुष्कर मैदान पहुंचे उस वक्त की तस्वीर है। कांग्रेस ने झूठ का एक पुलिंदा करार दिया, ये पीएम ने कहा। कांग्रेस को बेनकाब करने वाला घोषणा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर इस दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र भी किया। आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला, वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी।